हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और मैं आपका स्वागत करता हूं इस टैली के बेसिक टू एडवांस लेक्चर नंबर 5 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री कैसे पास करें। अकाउंटिंग वाउचर में जितने भी वाउचर होते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल, परचेज, जर्नल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इस वाउचर का इस्तेमाल कब करें और इस वाउचर में एंट्री कैसे करें। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताते और एग्जांपल के साथ क्लियर करते जाऊंगा, क्योंकि आपको हर एक चीज का डीप वे में डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है कि अगर कॉन्ट्रा वाउचर है तो कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, अगर पेमेंट का है तो पेमेंट वाउचर का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं। बस आपको इतना समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कॉन्ट्रा वाउचर से। कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली कैश और बैंक का एंट्री करने में करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके फर्म के दो कंपनियां हैं, दो ब्रांचेज है, सॉरी। ठीक है, और उस फर्म में आपके दो बैंक हैं, एक सीसी अकाउंट है, एक करेंट अकाउंट है। ठीक है, तो आपने कुछ इंटर ट्रांजेक्शन किया बैंकों में, तो उस जो ट्रांजेक्शन होगा, वो जो बैंक का स्टेटमेंट का जब आप एंट्री करोगे तो वो एंट्री कॉन्ट्रा में होता है। ठीक है, कॉन्ट्रा में बेसिकली हम लोग वो एंट्रियां करते हैं जब मान लो आप कुछ कैश अगर विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, या कुछ कैश आप डिपॉजिट कर रहे हो, या बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है। मतलब कि कॉन्ट्रा बेसिकली, मैं सिंपल वर्ड में आपको बताता हूं कि कॉन्ट्रा में डेबिट भी कैश होगा और कैश या बैंक होगा, और क्रेडिट भी कैश और बैंक होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एंट्री कॉन्ट्रा में पास नहीं होगी, कोई भी सेल्स एंट्री, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं होती है। कॉन्ट्रा सिर्फ कैश और बैंक के लिए ही बना है कि अगर आपको इंटरनल ट्रांजेक्शन करते हो, या कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, या कैश विड्रॉ कर रहे हो बैंक में, तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आप 50,000 रुपए कैश आप जमा किया अपने बैंक में। तो कैश आप जमा करोगे तो उसका आप कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करोगे? कैश जमा किए मतलब वो कैश आपका घटा, तो कैश अगर घट रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। तो 50,000 में कैश घटा, कहां पे आ गया? बैंक में, एसबीआई में 50,000 किया। यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल मांगता है, फिर उसके बाद ये आपको बताएगा कि अगर आप कैश जमा किए हैं तो आप ये भी मेंटेन टैली सुविधा देती है कि आप कितने कितने का नोट जमा किया, वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लो, एंड देन यहाँ पे नरेशन लिख के आप इसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ये एंट्री था। मान लो कि अभी आप कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो इसका मैं अपोजिट एंट्री कर सकता हूं। कैश विड्रॉ किया मैंने 50। ठीक है, ये एंट्री मैं रिसिप्ट में भी मार सकता हूं। ये आपका जो अभी मैं विड्रॉवल का एंट्री ले रहा हूं, रिसिप्ट में भी मार सकता हूं, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस हम कॉन्ट्रा को ही देते हैं, क्योंकि बैंक और कैश की एंट्री को ये बाइफिकेट करता है और आपके कंपनी के इंटरनल ट्रांजेक्शन को क्लैरिफाई करता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम किए और यहाँ कैश से मैंने आउट कर दिया। ठीक है, ये मैंने रिसीव कर लिया। उसी तरह मान लो आप बैंक टू बैंक कुछ पैसा दे रहे हो, बैंक में मान लो 5,000 रुपए आप अपने दूसरे बैंक में 50,000 रुपए भेज रहे हो। दूसरा बैंक मैं जल्दी से बना देता हूँ, जैसे HDFC बैंक, ये भी बैंक अकाउंट में देके यहाँ कर लिया। इस बैंक से उस बैंक में आपने ट्रांसफर किया। सिमिलरली यहाँ पे चेक नंबर से अगर आपने किया है तो या ई फंड ट्रांसफर किया है, उसका डिटेल, RTGS नंबर, कौन सा बैंक है, सारा चीज डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर। तो ये हुआ कॉन्ट्रा का एंट्री। सो आई होप कॉन्ट्रा आपको समझ में आ गया हो। दूसरा पेमेंट वाउचर F5 से आता है। आप राइट साइड में देख के सारे चीज को ये नोट डाउन कर लो। आप अगर इसे ध्यान में रखते हैं तो आपका काम थोड़ा स्पीड होता है। वैसे काम अगर आप करते रहोगे टैली में तो आपको इधर देखने की जरूरत नहीं रहेगी, आपका वो ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा। तो पेमेंट के लिए आप F5 क्लिक करिए, पेमेंट वाउचर खुल गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था वाउचर टाइप की क्लास में कि वाउचर टाइप आप अलग अलग बना सकते हो। तो ये पेमेंट मेरा एक वाउचर हुआ। तो वाउचर मान लो आपका अगर 3-4 ब्रांच है और हर ब्रांच का आप अलग अलग पेमेंट मेंटेन करना चाहते हो कि धनबाद से मेरा कितना पेमेंट जा रहा है,
मुंबई वाले ब्रांच से कितना पेमेंट जा रहा है, हजारीबाग वाले ब्रांच से कितना पेमेंट जा रहा है। तो हर पेमेंट का आप अलग अलग वाउचर बना सकते हो और उस हिसाब से आप एंट्री मार सकते हो। मान लो अगर आप धनबाद ब्रांच से कुछ पेमेंट किए तो आप धनबाद ब्रांच का वाउचर सेलेक्ट करिए, यहाँ पे रेफरेंस देखिए जितना भी आपने पेमेंट किया, ठीक है, यहाँ रेफरेंस नंबर देके जिसको भी पेमेंट किया, मान लीजिए आपने राम एंटरप्राइजेस को पेमेंट किया, कितना किया, 5,900 किया, ठीक है, इस बिल के अगेंस्ट में किया। अब ये एडजस्टमेंट कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। 5,000 पेमेंट किया, फिलहाल इसको न्यू रेफरेंस में लेके चलता हूं, ठीक है। बिल वाइज का एक अलग सेशन रहेगा जिसमें मैं आपको यहाँ पे 5,000, ठीक है। कैसे पेमेंट किया मैंने, कैश पेमेंट किया तो कैश, अगर बैंक से पेमेंट किया तो यहाँ बैंक सेलेक्ट करेंगे, फिलहाल हम कैश सेलेक्ट करते हैं। कैश से मैंने पेमेंट किया, यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट, ठीक है। तो पेमेंट वाउचर का मतलब ही होता है कि हम जितने भी अपने ट्रांजैक्शन का पेमेंट करते हैं वो एंट्री आप पेमेंट में कर सकते हो, ठीक है। बकायदा पेमेंट एंट्री में क्रेडिट हमेशा बैंक और कैश होना ही होना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो पेमेंट की एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी, वो एंट्री एक्सेप्टेबल होगी नहीं। सिमिलरली अगर आप रिसिप्ट वाउचर की बात करते हो F6 की, तो F6 में वही चीज होता है, आप इसमें भी वही वाउचर टाइप बना सकते हो। अगर वाउचर टाइप आप मान लो अलग अलग ब्रांच का बनाने चाहते हो कि इस ब्रांच से मेरा कितना रिसीव हुआ, तो आप उस तरह से बना सकते हो, ठीक है। और रिसिप्ट की एंट्री भी वैसे ही होती है जैसे पेमेंट की होती है, ठीक है। जस्ट टर्म वही होते हैं, रिसिप्ट की एंट्री उल्टी हो जाती है। रिसिप्ट में कैश आता है, मतलब कैश बढ़ रहा है तो कैश को हम डेबिट करेंगे और जिससे आ रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए सुमित इंटरप्राइजेस से मुझे 10,000 रुपया मिले, ठीक है, तो मैंने सुमित इंटरप्राइजेस को क्रेडिट किया, 10,000 रुपया लिखा यहाँ पे ऑन अकाउंट करके, और मैंने कैश 10,000 रुपया रिसीव किया। कैश को मैंने डेबिट किया और सुमित इंटरप्राइजेस को क्रेडिट किया, ठीक है, और ये एक्सेप्ट करता हूं, तो ये रिसिप्ट की एंट्री एक्सेप्ट हो गई। तो रिसिप्ट में भी वही कंडीशन होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर जितना भी बैंक और कैश से रिसिप्ट करते हो वो सारी एंट्री आप रिसिप्ट में मारो, लेकिन डेबिट ऑलवेज बैंक और क्रेडिट कैश, राइट। डेबिट हमेशा बैंक और कैश ही होगा, तभी आपका रिसिप्ट का वाउचर का एंट्री एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं फंक्शन नंबर F7, वो जो जर्नल होता है, और ये टैली में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, टैली में आप बेसिकली अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हो तो यू आर नॉट एन अकाउंटेंट, ठीक है। आपको सिंपली एक पोस्ट दिया जाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, लेकिन जर्नल वाउचर जो होता है बेसिकली ये एंट्री बनता है, आप इसमें कोई भी एंट्री कर सकते हो। जर्नल का मतलब होता है कि आप कुछ भी एंट्री कर सकते हो, इसमें आप कॉन्ट्रे वाले भी एंट्री मार सकते हो, इसमें आप पेमेंट वाले भी एंट्री मार सकते हो, इसमें आप रिसिप्ट भी एंट्री मार सकते हो। इसीलिए इसका नाम ही जर्नल दिया हुआ है। एक तरह से जर्नल को आप इस सेंस में ले सकते हो कि ये एक जनरल है। इसमें जनरल, जैसे ट्रेन की जनरल बोगी होती है, उसी तरह ये जनरल है। इसमें आप किसी भी तरह की एंट्री मार सकते हो, ठीक है। आप सेल की भी एंट्री इसमें मार सकते हो, आप परचेस की भी एंट्री मार सकते हो, आप कॉन्ट्रा एंट्री मार सकते हो, आप पेमेंट की एंट्री मार सकते हो, आप रिसिप्ट एंट्री मार सकते हो, ठीक है। तो इतना एंट्री करने के बाद भी जर्नल एक स्पेशल कारण के लिए बनाया गया है, वो है एडजस्टमेंट एंट्री। अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है ये मैं आपको आने वाले क्लास में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप क्लियर करने के लिए इतना समझ लीजिए। कभी कभी कोई ब्रांच में मान लो आप कोई कस्टमर का रिकंसलेशन करते हो। रिकंसलेशन का मतलब जैसे आप एक बुक को दूसरे बुक से मिलाते हो। आप जैसे आपका एक बिजनेस है और आप किसी भी दूसरे कस्टमर को मान लो आप उधारी सामान दे रहे हो, तो मंथ में कितना बिल हुआ, कितना पेमेंट उधर से रिसीव हुआ, तो उसका लेजर और अपना लेजर टैली करना, दैट इज रिकंसलेशन आप कर रहे हो। कुछ मिसमैच होता है, कुछ एडजस्टमेंट होता है जिसमें पार्टी बोलता है कि नहीं इसे आपको डिस्काउंट दिखाना होगा, इतना मैं पेमेंट नहीं करूंगा, या वो आपका बैड डेट्स हो जाता है, उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ता है। तो उस तरह की जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रियां होती है वो हम जनरल वाउचर में पास करते हैं, ठीक है।
सो आई होप कि जनरल जो सबसे इंपॉर्टेंट वाउचर है वो आपको क्लियर हुआ हो। मूव करते हैं हम लोग फंक्शन नंबर F8, दैट इज सेल। सेल वाउचर जैसा कि आप जानते हैं, बेसिकली अगर कंपनी के किसी भी कंपनी का कोई भी आप सेल कर रहे हो, या तो आप सर्विस सेल करो या पार्ट सेल करो या व्हीकल सेल करो, कुछ भी सेल की एंट्री इसमें होगी। ठीक है, और ये इसमें देखिए इतना वाउचर बना हुआ है जो वाउचर वाले क्लास में मैंने बताया था। फिलहाल के लिए मैं सेल पे सेलेक्ट करता हूँ नॉर्मली। आप वाउचर टाइप में जाके यहाँ पे अपना बिल नंबर भी क्रिएट कर सकते हो, मैनुअली, ऑटोमेटिक, जैसा हो। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने स्पेशल वाउचर टाइप में क्या कैसे एडवांस रेटिंग करे वो मैंने बताया था। ठीक है, तो अब सेल की तरफ बढ़ते हैं। सेल का एंट्री कैसे करते हैं? सेल का एंट्री बहुत ही आसान है। आप सेल की एंट्री दो तरीके से कर सकते हो। पहला, एक तो एज वाउचर और दूसरा एज इनवॉइस। ठीक है, एज वाउचर और एज इनवॉइस में क्या अंतर है? जैसे एज इनवॉइस अगर आप करते हो तो देखो, आप आइटम वाइज आपको एंट्री मारना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मान लो यहाँ मैं एंट्री मार रहा हूँ, जैसे राम एंटरप्राइजेस। अब मैंने इसने मेरे को क्या बेचा? 18% का कोई एक गुड्स बेचा। ठीक है, कितने में बेचा? 52,000 में बेचा। अब यहाँ पे सेल टैक्सेबल आ जाएगा। अब यहाँ पे CGST 9% आ गया। ये आउटपुट GST 9%। ठीक है, ये एक तरीका हुआ एंट्री मारने का। अब इसमें GST का लेजर कैसे क्रिएट करें? ठीक है, फिर ये GST लेजर जो क्रिएट किया है, तो मैंने जैसे ही यहाँ 52,000 किया, फिर उसके बाद आउटपुट 9 GST सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैसे से ये आ गया। तो ये लेजर क्रिएशन पे भी मैं एक बेसिक क्लास बना दूंगा, जिससे आपको जितना भी लेजर का बेसिक क्रिएशन हो, लेजर में इंटरनल सेटिंग कैसे करते हैं, GST की सेटिंग कैसे करते हैं, GST की जितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन है उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इन इनवॉइस में आप एंट्री कुछ इस तरह से करते हैं। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, सीधा आप गुड्स डालते हो कि गुड्स का वैल्यू कितना है और उस पर टैक्स लगा के एंट्री आप एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, अगर वही एंट्री मैं एज वाउचर करूं तो ये एज वाउचर हो जाता है मेरा डेबिट और क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, तो डेबिट और क्रेडिट आप, मैं एक और केस आपको बताऊंगा एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। मैं आई होप मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ थियोरेटिकल क्लासेस टैली के, कि टैली में एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम, ये चार चीज बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, कौन सी चीज घटती है तो क्रेडिट करते हैं। ये चार चीज अगर आप समझ जाओगे तो टैली का 90% अकाउंट्स आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, तो जैसा कि सेल एंट्री आप आगे बढ़ते हो कि सेल एंट्री जैसे मैंने आपको बताया कि आप एज इनवॉइस डेबिट क्रेडिट करके भी कर सकते हो, और दूसरा इन इनवॉइस में भी कर सकते हो। सिमिलरली आप F9 में आते हैं, परचेज की एंट्री जैसे मैंने सेल किया, सिमिलरली परचेज की एंट्री होती है। F9 में सिर्फ परचेज की एंट्री होती है। अब यहाँ पे दो आप देख रहे होंगे, एक क्रेडिट नोट है जिसका है F8, डबल एरो F8, और टैली में डबल एरो और सिंगल एरो आप दो जगह देख रहे होंगे। जैसे यहाँ देखिए इन्वेंट्री वाउचर में सिंगल एरो F1 दिया हुआ है, यहाँ पे डबल एरो F8 दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है? डबल एरो F8 का मतलब होता है कंट्रोल और F8 आपको प्रेस करना पड़ेगा, तब ये विंडो एक्टिव होगा। ठीक है, और मान लो किसी में सिंगल एरो F1 है तो उसमें अल्ट। ठीक है, डबल एरो कंट्रोल, सिंगल एरो अल्ट। ठीक है, तो अब मैं यहां बता रहा हूं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टैली के कॉन्फ़िगरेशन क्लास में मैंने आपको बताया था कि F11 में आप जाके यहां देखिए ऑप्शन आता है इनवॉइसिंग में, यूज डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। यहाँ पे नो है, इसको आप जैसे यस करिएगा और ये दोनों को यस कर दीजिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को। ठीक है, आप इसे एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट क्या होता है मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूं कि जैसे मान लो आपने सेल का कोई एंट्री किया हो, ठीक है, किसी को आपने सामान बेचा हो, तो मान लो वो सामान आपने जिसे बेचा वो सामान डिफेक्टिव हो गया हो, या उसे पसंद ना आया हो, या कुछ भी कारणों से वो सामान लौटा देता है, तो वो स्टॉक को आप वापस कैसे लोगे? तो वो स्टॉक को आप क्रेडिट नोट के थ्रू वापस आप लेते हैं, तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F8। ठीक है,
कंट्रोल F8, ये डेबिट क्रेडिट नोट खुल गया। अब क्रेडिट नोट का एंट्री कैसे होता है, यहाँ पे आप ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालिए, इसका डिटेल वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्रेडिट किस वाउचर में किस टाइप की एंट्री होती है, ठीक है। तो क्रेडिट नोट आप समझ गए आई होप कि क्रेडिट नोट में किस तरह की एंट्रियां होती है। जो भी आप सेल करते हो, अगर वो माल रिटर्न हो जाए किसी भी बस से, तो उस स्टॉक को वापस अपने सिस्टम में लेने के लिए हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। सिमिलरली डेबिट नोट उसका जस्ट उल्टा उल्टा होता है कि मैं कोई सामान खरीदा और उसमें कुछ डिफेक्टिव हो गया या सामान किसी बस मेरे को लौटाना पड़ा, तो मैं वो सिस्टम से आउट कैसे करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम डेबिट नोट इशू करते हैं, और जैसे मैंने परचेस का एंट्री मारा है उसी एंट्री के अगेंस्ट में मैं डेबिट नोट इशू करता हूं और उसका एंट्री करके स्टॉक को आउट करता हूं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये सारे वाउचर आपको क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछिए, तो मैं उस पर आपको क्लियरेंस दूंगा। आने वाले वीडियो में मैं अकाउंटिंग के कुछ टैली के बेसिक टर्म्स बताऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिसको अगर आप जान लो तो टैली की 90% अकाउंटिंग आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, और आने वाले वीडियो में मैं धीरे धीरे इसी तरह से कुछ एडवांस लेवल में जाऊंगा, और कुछ रिपोर्टिंग के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि बैलेंस शीट और TDS GST रिपोर्टिंग कैसे निकालते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, और बी सेफ एंड हैप्पी। थैंक यू।